कि 2 मिनट में सिर्फ मैगी बनाई जा सकती है, वो भी टीवी ऐड के हिसाब से। 2 मिनट में तेज प्रताप यादव जी किसी पत्रकार से बात नहीं कर सकते, तो वो 2 मिनट सांकेतिक था बिहार के किसी पत्रकार के लिए। ये समझने के लिए काफी था कि उसके साथ अब क्या हो सकता है। हालांकि उसी वीडियो में तेज प्रताप यादव ने बहुत क्लियरली कहा कि भाई हम तो उनको बुला रहे थे, सम्मान दे रहे थे, लेकिन वो भाग गए। लेकिन जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं, बिहार की राजनीतिक शैली को जानते हैं, तेज प्रताप यादव जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जानते हैं, उसमें वो 2 मिनट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सर, तेज प्रताप यादव ने 9 पत्रकारों पर, बिहार के 9 पत्रकारों पर मनहानि का केस किया है। उन्होंने नोटिस भेजा है, जवाब न देने पर उन्होंने लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी है। इसी बीच तेज प्रताप यादव अपने पुराने आवास यानी राबड़ी देवी के आवास में शिफ्ट हो चुके हैं। एक खबर और भी आ रही है कि वो एक अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्या चल रहा है बिहार के राजनीति में, इस पर हम बात करने जा रहे हैं अपने चीफ एडिटर शशि शेखर सर के साथ। तो सर आप बताइए कि क्या हो रहा है। ये राजनीति हो रही है और क्या हो रहा है सर? इस तरह की राजनीति पहले देखने को नहीं मिलती थी। नहीं, राजनीति हमेशा से ऐसे ही होती रही है। संभावनाओं का आपने देखा नहीं देखा उससे कोई वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 3-4-5 दिनों में जो घटनाएं बिहार की राजनीति में हुई है, खास करके तेज प्रताप यादव जी को लेकर के, और पत्रकार का जो प्रकरण आया है, जो मानहानि का नोटिस उन्होंने सर्व किया है 9 पत्रकारों के ऊपर बिहार के, और वो जब शिफ्ट हुए हैं, जो आपने इंट्रो में बताया, तो असल में ये डिस्कशन हम लोग इसको डिकोड करने के लिए करना चाहते हैं कि आखिर इन सब का मायने क्या है। तेज प्रताप यादव आखिर चाहते क्या है, वो क्या कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेट नहीं कहेंगे उसको, ये कहेंगे कि देखिए पत्रकारों को लेकर के तेज प्रताप यादव बहुत सॉफ्ट रहे हैं। सॉफ्ट मीन्स कि उनकी खबरें बहुत बिकती रही हैं। पत्रकारिता की भाषा में कहें, मौजूदा दौर की पत्रकारिता की भाषा में, तो मीडिया को जो खबर है वो उसका प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट सेलेबल होना चाहिए, वो चाहे यूट्यूबर हो या दिल्ली में बैठा लुटियन जिन्स का मीडिया हो, एबीपी न्यूज हो, रिपब्लिक भारत हो। आप याद कीजिए रिपब्लिक भारत के एक रिपोर्टर की रिपोर्टिंग कि लालू यादव एयरपोर्ट से उतर कर जा रहे थे और कैसे उसने बदतमीजी से उनसे सवाल पूछा था, जिसमें लालू यादव ने उनको बोला था कि लालू जी ने कहा था कि एक मुक्का मारेंगे 10 जाओ। ये उनका अपना बहुत ही निराला अंदाज था उसको लेकर के। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिहार से मीडिया को खबर की आपूर्ति होती रही है। प्रताप यादव उसमें से एक आपूर्तिकर्ता खबर के रहे हैं। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको 9 पत्रकारों के ऊपर लीगल नोटिस सर्व करने की नौबत आ गई। बार बार जैसा पिछले दिनों जो प्रकरण हुआ था, जिसमें द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो चैनल चलाते हैं, द एक्टिविस्ट करके जो चैनल चलाते हैं वेद प्रकाश जी, उनको उन्होंने अपने आवास पे बुलाया था। जैसा कि वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें आपने देखा, 2 मिनट उनको उनका कैमरा और माइक रखने के लिए बोले और फिर आने के लिए बोले कि आइए आपसे बात करते हैं, लेकिन वेद प्रकाश जी वहां से निकल जाते हैं। ये खबर काफी वायरल होती है। वायरल होने के बाद उसी वीडियो में बोलते हैं कि ये लोग हमको बदनाम कर रहे हैं, हम जो है इस पर मनहानि का केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, और उन्होंने ये किया। लेकिन साथ में द एक्टिविस्ट के साथ में जो 8 और पत्रकार हैं, इन लोगों पर भी मनहानि का केस किया। लेकिन मसला यहां पर यह है कि ये जो 9 पत्रकार हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन्हें यूट्यूबर मानती है। जैसा कि एबीपी ने खबर चलाया कि एक यूट्यूबर के साथ ऐसा व्यवहार किया गया तेज प्रताप यादव। तो ये मसला क्या है, इसको पहले क्लियर करते हैं। ये आपने जितनी बातें कही उसमें कई सारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला तो ये कि 2 मिनट में सिर्फ मैगी बनाई जा सकती है, वो भी टीवी ऐड के हिसाब से। 2 मिनट में तेज प्रताप यादव जी किसी पत्रकार से बात नहीं कर सकते, तो वो 2 मिनट सांकेतिक था बिहार के किसी पत्रकार के लिए। ये समझने के लिए काफी था कि उसके साथ अब क्या हो सकता है। हालांकि उसी वीडियो में तेज प्रताप यादव ने
बहुत क्लियरली कहा कि भाई हम तो उनको बुला रहे थे, सम्मान दे रहे थे, लेकिन वो भाग गए। लेकिन जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं, बिहार की राजनीतिक शैली को जानते हैं, तेज प्रताप यादव जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जानते हैं, उसमें वो 2 मिनट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सर ये दो, इसमें मैं जो आपने पूरी बात की, तो इस वजह से वेद प्रकाश जी वहां से चले गए। उन्होंने अच्छा किया, गलत किया, मुझे नहीं मालूम। कायदे से एक बहादुर पत्रकार को जाना चाहिए था 2 मिनट के लिए। जैसा कि आपको याद होगा कि बहुत पहले एनडीटीवी के एक जो पत्रकार थे पटना के ही, उनके साथ एक विधायक आवास में मारपीट हुई थी। एक बाहुबली विधायक है, उन्होंने मारपीट की थी, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता की, वो गए, उन्होंने सवाल पूछा। तो वेद प्रकाश अगर वहाँ गए थे इंटरव्यू लेने और उनसे कहा 2 मिनट बात करते, तो उनको जाना चाहिए था। भले उनके साथ गलत होता, संभावित, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एक तो ये 2 मिनट का मसला ये है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने किसी भी मंशा से अगर ऐसी बात कही तो वो गलत कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्रकार है, अगर वो आया है अपने माइक और कैमरा के साथ, तो आप उससे या तो बात कर सकते हैं या बात नहीं कर सकते। सामान्य तरीके में देखा जाए तो पत्रकार और जो पॉलिटिशियन है, बिना माइक और कैमरे का तो 2 मिनट क्या 5-5 मिनट बात होती है। लेकिन मसला ये है कि ये 2 मिनट का समय वेद प्रकाश जी के लिए ही, अगर उस जगह पर दूसरे पर मान लीजिए कि एनडीटीवी के रजत शर्मा को कहा जाता कि इंडिया टीवी के कि आप 2 मिनट का समय दीजिए, तो क्या आप जिस तरफ संकेत दे रहे हैं कि 2 मिनट का समय कुछ भी हो सकता था, तो उनके साथ होता नहीं होता? ये सिर्फ और सिर्फ एक उस व्यक्ति के लिए मैं इस पे नहीं जा रहा कि किसके साथ क्या होता। मसला वो है भी नहीं कि कौन आता और कौन नहीं आता। मसला ये है कि जो हुआ, क्या वो सही हुआ, क्या गलत हुआ। तो इसमें अगर तेज प्रताप जी को वेद प्रकाश की पत्रकारिता से दिक्कत थी, है, जो उन्होंने लीगल नोटिस देकर बताया है, तो आप उसको लीगल तरीके से ही हैंडल कर सकते हैं। डराकर धमकाकर ये करना, वो चाहे कोई पत्रकार हो, छोटा पत्रकार हो, बड़ा पत्रकार हो, किसी के भी साथ, ये गलत है, ये सही नहीं है। और तेज प्रताप जी को ये चीज़ अपने पिताजी से सीखनी चाहिए कि 15 साल के जंगल राज, कथित जंगल राज, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने जंगल राज कहा, उसमें लालू यादव जी पर बहुत सारे आरोप लगते थे। बड़े मतलब कठिन सवाल उनसे पूछे जाते थे, आज तक पूछे जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आता कि लालू यादव ने या उनकी सरकार ने, जो 15 साल की सरकार थी, कभी किसी पत्रकार के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा। मुझे नहीं याद है, हो सकता हुआ हो, मुझे याद नहीं है। और ना ही किसी को धमकाया, ना ही किसी को कहा कि आइए जरा 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो ये चीज तेज प्रताप जी को सीखनी चाहिए अपने पिताजी से। दूसरी बात वही, फिर घूम फिर कर वही आते हैं कि आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत पटना या बिहार की पूरी मीडिया से है। उसमें आप देखेंगे लीगल नोटिस में आज तक के सुजीत झा भी है, उसमें कन्हैया वेलारी भी है। अब बताइए, कन्हैया वेलारी बिहार के वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड, मोस्ट रिलायबल, सीरियस जर्नलिस्ट है। आज वो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं। उनका अपना न्यूज़ हाट है, जो बहुत ही एक वेल एस्टेब्लिश्ड न्यूज़ चैनल है यूट्यूब का। सर किसी एक के कारण और लोगों को परेशानी हो, ऐसा नहीं लग रहा? जैसे मसला ये हुआ कि द एक्टिविस्ट के पत्रकार के साथ जो भी चीज हुआ, उसके बाद उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर के 8 और लोगों को किया, तो किसी एक के कारण परेशानी हो? लीगल नोटिस है उसको पढ़िए, लंबा चौड़ा लीगल नोटिस है। उसमें जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा है कि इन सभी मीडिया हाउस ने हमारे क्लाइंट मतलब तेज प्रताप यादव जी के इमेज को टारनिश किया, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कैसे? तो खबर से ज़्यादा जो एनालिसिस होती है आजकल, खास करके जो मेन स्ट्रीम कह लीजिए, अब तो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में भी प्राइम टाइम पर घंटों एनालिसिस का ही कार्यक्रम चलता है। इसके अलावा जो यूट्यूबर्स, जिनको लोग सिर्फ यूट्यूबर कहते हैं, मुझे इस शब्द से एतराज है कि आप कन्हैया वेलारी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को यूट्यूबर कहकर
उनकी पूरी पत्रकारीय कैरियर या पत्रकारिता को खारिज। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है आज के डेट में। मेन स्ट्रीम मीडिया तो खुन्नस में कह रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया को इस बात का खुन्नस है और खुद वही काम भी कर रही है, यूट्यूब में ही है वो। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया यूट्यूब को यूट्यूबर बना रही है, यूट्यूब पे जो लोग हैं पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर उसको यूट्यूबर बना रही है तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया यूट्यूब पे क्या कर रही है? ये एक अलग बहस है, लंबा बहस है कि यूट्यूब आज की तारीख में, एबीपी एक बहुत बड़ा चैनल है, न्यूज चैनल है। बिहार में उसका एबीपी बिहार लाइव से एक चैनल चलता है यूट्यूब का। तो सारी पत्रकारिता जो है आप बिहार के यूट्यूब पे कर रहे हैं, लेकिन आप तब भी पत्रकार हैं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो जो बाकायदा वेद प्रकाश की पत्रकारिता सही हो सकती है, गलत हो सकती है। जैसे अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता किसी को सही लग सकती है, गलत लग सकती है, लेकिन हम उसकी पत्रकारिता या उसके पत्रकार होने को खारिज नहीं कर सकते हैं। वेद प्रकाश बाकायदा एक अच्छे रेपुटेड मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं और अपने दम पर अपना एक मीडिया प्लेटफॉर्म उन्होंने डेवलप किया, पैसा कमा रहे हैं। तो उनका एजेंडा भी हो सकता है, इसकी भी आलोचना की जा सकती है कि उनका एजेंडा हो सकता है, उनका हिडन एजेंडा हो सकता है, उनकी पत्रकारिता गलत हो सकती है, वो सब ठीक है। लेकिन उनके पूरे क्रियाकलाप को पत्रकारिता न मानना या उसको लीगल नोटिस देकर या 2 मिनट कहना कि 2 मिनट इधर आओ, ऐसा कह के उसको खारिज करना, डराना, धमकाना, ये भी गलत है। क्योंकि मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि पत्रकार और एक आम इंसान में कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से कोई फर्क नहीं है। एक पत्रकार आर्टिकल 19 का ही उपयोग करता है। एक पत्रकार अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करके ही खबर देता है, ओपिनियन देता है, और वही अधिकार एक आम आदमी को भी है। अब वो पत्रकार एबीपी का हो सकता है, आज तक का हो सकता है, हिंदुस्तान का हो सकता है, एनडीटीवी हिंदुस्तान टाइम्स का हो सकता है, या वो एक यूट्यूबर हो सकता है, या एक आम आदमी हो सकता है जो सोशल मीडिया पे लिख रहा है। कई ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जिनकी पोस्ट, जिनके वीडियोस सोशल मीडिया पे किसी भी एक आम पत्रकार से कहीं ज़्यादा देखे और सुने जाते हैं। तो मामला रीच का है, मामला अभिव्यक्ति का है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है, लोगों तक पहुंचने का है। मतलब और स्वतंत्रता जो ड्रिवेन है कहाँ से? संविधान से। वहां से वो निकल कर आ रहा है वो अधिकार। वही अधिकार एबीपी न्यूज के पत्रकार को है, चाहे वो एबीपी न्यूज दिल्ली बैठक चैनल का हो या एबीपी लाइव बिहार का हो जो यूट्यूब चैनल है, तो दोनों का अधिकार सेम है। तो अब उसमें कुछ कानूनी समस्याएं हैं, तकनीकी समस्याएं हैं कि आप किसको पत्रकार माने। कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है जहां कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, तो पत्रकारिता को लेकर भी कुछ कानून बने हैं। प्रेस काउंसिल है, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, पीआईबी है और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं कि जो मतलब एक मान्यता देती है कि हाँ ये पत्रकार है। वो एक मसला है। और यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या वेबसाइट भी कोई अब तक रिकॉग्नाइज्ड मॉडल नहीं है जर्नलिज्म का किसी कानून के तहत। यूट्यूब भी नहीं है। हाल में भारत सरकार ने सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया को लेकर के जो कोड लाया था वो अब लागू हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब तक कोई ये कहे चाहे लाइव सिटीज हो या बिहार तक नाम से यूट्यूब चैनल हो, एबीपी लाइव से नाम से यूट्यूब चैनल हो, या एबीपी न्यूज चैनल से यूट्यूब चैनल हो उस नाम से, या न्यूज हाट हो, या वेद प्रकाश का एक्टिविस्ट हो, या हमारा फाइनल पोस्ट हो, ये सब लोग पत्रकार है। उनके पास मान्यता प्राप्त, सरकार से मान्यता प्राप्त या पंजीकृत मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वो अपने तकनीक की वजह से जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, यूट्यूब कर लीजिए, इंस्टा कर लीजिए, फेसबुक कर लीजिए, न्यूज़ वेबसाइट्स कर लीजिए, उस पर वो अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो आप या तो कानून लाइए और सबको रेगुलराइज करिए, रेगुलेट करिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप सबको बंद कर दीजिए। लेकिन आप अब सोचिए ना कि सुजीत झा ब्यूरो चीफ है पटना में आज तक के, उनके जिम्मे बिहार तक को भी चलाना है, जो कि न्यूज चैनल नहीं है, वो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। और
कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है, कोई भी यूट्यूब, वो जीमेल से एसोसिएट है। वो जीमेल गूगल से एसोसिएट है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। उसका भारत की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो न वो पंजीकृत हो सकता है, न मान्यता मिल सकती है अब तक के कानून के हिसाब से। अभी जो रिसेंटली रविशंकर प्रसाद जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने जो कोड लाया था ऑनलाइन मीडिया को लेकर के, उसमें थोड़ी बहुत प्रक्रिया अब बननी शुरू हुई है। दूसरा इसमें मसला ये है कि आप किसी के समर्थन में, किसी के पॉजिटिव, किसी के प्रो, तेज प्रताप जी हो या कोई और हो, उनके समर्थन में खबरें कीजिए, खबरें चलाइए। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आज के डेट में बहुत सारे न्यूज चैनल शहर में हैं, बहुत सारे लोग पत्रकारिता में काम कर रहे हैं। आम बात हो गई है माइक लेकर के लोगों के बीच में पहुंचना, खबर को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, अच्छी बात है। सबका अपना कुछ एजेंडा हो सकता है, कुछ हिडन एजेंडा, किसी को बदनाम करने, किसी को बर्बाद करने या किसी को आबाद करने का एजेंडा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक मीडिया का एथिक्स जो होता है वो कहाँ है, एक मानक कहाँ है कि एक मानक होनी बड़ा चाहिए। सवाल है ना मीडिया एथिक्स का। ये सवाल तो इन लोगों से पूछे जाने से पहले जो बड़े टॉप लोग हैं मीडिया के, चाहे प्रिंट के हो या इलेक्ट्रॉनिक के, उनसे भी एथिक्स के सवाल होने चाहिए। तो कहीं इन चीजों के कारण तेज प्रताप यादव तो फ्रस्ट्रेट नहीं हो गए हैं? हाँ, अब हम लौट के आते हैं वहीं पे कि तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्यों किया। उनको किसने सलाह दी कि आप इनके खिलाफ करोड़ों रुपए के मानहानि का नोटिस दीजिए। अब यह मुद्दा है। मुद्दा यह है कि तेज प्रताप यादव अपने परिवार में और अपनी पार्टी में कितने प्रासंगिक हैं, कितने पावरफुल हैं, उनका कितना हस्तक्षेप है, और क्या इसमें मीडिया का कोई रोल है, मीडिया की कोई भूमिका है। क्या वो ये मानते हैं कि मीडिया की वजह से उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो ये उनको तय करना है। लेकिन एक सलाह है मेरी, मतलब हम लोगों की तरफ से, कि वो तेज प्रताप यादव हो या राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, कोई भी हो, वो जब मीडिया का यूज करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मीडिया दोधारी तलवार होता है। एक तरफ से जब वो आपको अटेंशन देता है, आपको चमका रहा होता है, तो दूसरी तरफ से वो आपके इमेज को खंडन भी करता है, तोड़ भी रहा होता है। वहाँ उसका एजेंडा होता है। और तेज प्रताप यादव को इस हकीकत को मानना चाहिए कि बिहार में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लालू फैमिली और राजद की राजनीति को लेकर के अपना एक एजेंडा रखती है। आज से नहीं, लालू यादव के जमाने से। और तेज प्रताप यादव लालू यादव के पुत्र हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए या और भी मीडिया कह लीजिए, वो कोई बहुत अच्छा उनके लिए स्टैंड लेकर या अप्रोच लेकर नहीं आएगा। रह गया न्यू मीडिया, जो ऑप्शनल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब है। ये जब इनकी संख्या बढ़ी, इसमें भी एजेंडा वाले लोग हैं, इसमें भी सब कुछ है, सब तरह के लोग हैं। एजेंडा भी है, प्रोपेगेंडा भी है, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन आपको जिस तरह से मिनिस्ट्री मीडिया को हैंडल किया है, आपको इस मीडिया को भी हैंडल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, नए इंडिया में, नए भारत में, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में इस तरह की मीडिया की डिमांड, रीच बढ़ी है। आप इसको, कहावत है ना कि यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो किसान आंदोलन में यूट्यूबर्स ने ये दिखाया कि मेन स्ट्रीम मीडिया भले इसको इग्नोर कर दे पूरे किसान आंदोलन को, लेकिन यूट्यूबर्स ने किसान आंदोलन को लोगों तक पहुंचा दिया, उसको एक मुद्दा बना दिया। तो आप इतना कमजोर मत समझिए इसको। और दूसरी बात, आप आज इसको लीगल नोटिस देकर धमका नहीं सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे वो डर जाएगा तो ये गलत है। रह गया सवाल जो आपका भी सवाल है कि एथिक्स। तो एथिक्स एक ऐसा वेग वर्ड है जो ऑप्शनल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए तो छोड़िए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी ठीक से डिफाइन नहीं है। और अगर है तो उसका पालन नहीं होता है। और अगर पालन नहीं होता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। तो या तो सबसे पहले आप ये पूरा चीज़ सुधार लीजिए भाई, आप तय कर लीजिए कि हमको यूट्यूब को नहीं चलने देना है,
यूट्यूब पर खबरें नहीं चलने देनी है, यूट्यूब पे ओपिनियन नहीं चलने देना है, या अगर सब कुछ चलने देना है तो आप रेगुलराइज कीजिए सबको कि भाई आप ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, लिखित हो, सबसे एफिडेविट लीजिए, सबका रजिस्ट्रेशन कीजिए, सबको पंजीकृत कीजिए, सबको मान्यता दीजिए। अब आप ये तो नहीं कर सकते, जब हिंदुस्तान में हजारों राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ऐसे ऐसे राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हो सकते हैं जिला जिला के, जिनका काम ही है इधर का पैसा उधर करना और चुनाव में खड़ा होकर उधर से पैसा लेके इधर बैठना, जो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन वो भी चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड होते हैं। तो जिला स्तर पे अगर कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, कोई छोटा अखबार चला रहा है, तो आपको क्या परेशानी है? वो अपने खर्च पे कर रहा है, आपसे तो पैसा मांग नहीं रहा है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है एथिक्स का, जो आपने कहा। तो आप एथिक्स तय कर दीजिए, आप एथिक्स तय कर दीजिए, उसका उल्लंघन होगा उसको उसकी सजा मिलेगी। या जैसे कि तेज प्रताप यादव ने ये किया, लीगल नोटिस दिया, वो समझेंगे जो 9 के 9 पत्रकार हैं। लेकिन मेरा कहना यह कि अब कन्हैया वेलारी जी को, सुजीत झा जी को, इन लोगों को आप यूट्यूबर कह दीजिए और उनकी पूरे पत्रकारिता, उनके पत्रकारीय जिंदगी, पत्रकारीय गरिमा को मानने से इनकार कर दीजिए। तो ये क्या मसला है? तेज प्रताप यादव जी को ये सब चीजें अपने पिताजी से सीखनी चाहिए। सर हमने मीडिया को समझ लिया, मीडिया के एथिक्स को समझ लिया, इन सभी चीजों को समझने के बाद सर तेज प्रताप यादव को कौन समझेगा? तेज प्रताप यादव जब शिफ्ट हुए हैं, तो कल भी मैंने एक जगह लिखा एक आर्टिकल में, तो यही बात है कि तेज प्रताप यादव जो भी कर रहे हैं वो क्या है, वो बेसिकली अपनों के बीच परायों के हस्तक्षेप से भी नाराज है। ठीक है, ठीक है, नेतृत्व तेजस्वी जी को मिला, वो करेंगे, लेकिन तेज प्रताप को कहीं तो सेंस ऑफ इनजस्टिस फील होता होगा। उनको ये लगता होगा कि जगदानंद सिंह हो या संजय यादव हो, जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, उनकी वजह से उनकी नहीं सुनी जाती। तो इनका जो गुस्सा है, या जो इनका निराशा कह लीजिए, या जो इनकी प्रतिक्रिया है जो थोड़ी उग्र हो जाती है कभी कभी, ये इस वजह से भी हो सकती है। ये चीज़ उनको समझना होगा, इस पर कंट्रोल करना होगा। अन्यथा अगर ये ऐसा ही करते रहे, ये धीरे 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 अपनी ही पार्टी की राजनीति से अप्रासंगिक हो जाएंगे। ये खतरा उनके साथ है, और इसके लिए जितने तेज प्रताप यादव दोषी होंगे, उससे कम उनकी जो मंडली है, जो कोटरी कहते हैं, वो नहीं होगी। प्रोवोक करने का, प्रोवोक न भी कहिए तो सही सलाह न देने वाले लोग, गलत सलाह देने वाले लोग, स्टारडम क्रिएट कर। भाई आप नेता हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने खुद को कृष्ण कहा है, अपने भाई को अर्जुन कहा है, आपने कहा है कि आपका लक्ष्य तय है कि मुझे अपने भाई को सीएम बनाना है। तो आप कर क्या रहे हैं सीएम बनाने के लिए? आप पटना के आवास में बैठ के क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं, पत्रकारों से उलझ रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को जाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इतने सारे मुद्दे हैं बिहार में इस वक्त। 19 लाख रोजगार का वादा किया था एनडीए गवर्नमेंट ने। आप गए एक दिन भी किसी भी जिला में इस चीज़ को लेकर के कि मेरे भाई ने ये कहा था, एनडीए ने ये कहा था, ऐसा नहीं हुआ तो आओ मिलकर आंदोलन करें? कभी नहीं कहा। आप कहाँ उलझे हुए हैं? वो वेद प्रकाश के चक्कर में, मांझी जी के चक्कर। ये देखिए, मैंने ये भी कहा था कि तेज प्रताप जी राजनीति को एंजॉय करते हैं। ठीक है, एंजॉय करिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कुछ प्रिविलेज है लालू फैमिली से होने के कारण, लेकिन उस प्रिविलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाइए अपने आप में। तो ये है, बाकी देखिए क्या होता है आगे। पत्रकारों का कुछ नहीं होने जा रहा है, ये लीगल नोटिस कोर्ट में जाकर ध्वस्त हो जाएगा, इन पत्रकारों को भी पता है। और अंत में इस तरह के मानहानि के केसेस का कुछ हुआ हो मुझे याद नहीं है। तो आप देख रहे थे कि हम लोग जो बहस कर रहे थे उसमें एक चीज जो सबसे बड़ी चीज निकल करके सामने आई है कि तेज प्रताप यादव को अभी क्या करना चाहिए। तेज प्रताप यादव राजनीति में हैं और अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने जो लोगों के बीच में वादा किया है कि मैं श्री कृष्ण हूँ और अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो इस पर उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो आप देख रहे थे फाइनल पोस्ट। इस तरह का लगातार विश्लेषण हम लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। और कैसा लगा हम लोग का ये बहस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।